हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जीएस क्वेश्चन सीरीज जो लाते हैं 20 क्वेश्चन का, उसका 5वां सीरीज है, जिसमें हम डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जीएस के प्रश्न होते हैं, करंट्स के प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ आने वाले मॉडल क्वेश्चन को भी हम लोग रखते हैं, जो कि आगामी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, खास करके बीपीएससी, एसएससी और अन्य जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसको। तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना अधिक देर किए हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, शांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शब्द निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से संबंधित है? शांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी यूरेनस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। तो ये क्या है शांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी? ये जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे चंद्रमा पे, यूएसए के नासा के साइंटिस्ट थे, तो जब ये चंद्रमा पर गए थे तो वहाँ पे इनके पैर के छाप जो हैं वो वहाँ के चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास हैं, जो मिटे नहीं। उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चंद्रमा पे एयर नहीं होते हैं, हवा नहीं होते हैं, जिस कारण से वो छाप आज भी वहाँ संरक्षित है। उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी थोड़ा आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इस स्थान पे है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इस स्थान पे है। देखें 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे, ये हम सभी जानते हैं, उनके और बज एल्ड्रिन उनके साथ गए थे। उनके जूतों का निशान जो है चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास स्थित सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में संरक्षित है, क्योंकि उन्हें मिटाने वाला वहाँ कोई हवा या कटाव नहीं होता है। तो समझ गए होंगे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार अभ्यास किसके बीच आयोजित हुआ? वज्र प्रहार ऑप्शन दिया है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना यूके सेना के विशेष बल। ऑप्शन सी, भारतीय सेना और जापान सेना के विशेष बल। ऑप्शन डी, भारतीय सेना और यूएई सेना के विशेष बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बल यानी स्पेशल फोर्सेस के बीच में हुआ है ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज। ये मेघालय में हुआ है, भारत के मेघालय राज्य में, जिसमें भारतीय पक्ष का नेतृत्व पूर्वी कमांड के स्पेशल फोर्सेस कर रहे थे और अमेरिकी सैनिकों के बीच ये हुआ है। यह मेघालय के अमरोई में आयोजित हुआ था 2023 में। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एपीजेनेटिक्स क्या है? एपीजेनेटिक्स क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी आरएनए अनुक्रम में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकी की एक शाखा जो गुणसूत्र की संरचना और कार्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यह अध्ययन है कि कोशिकाएं डीएनए अनुक्रम को बदले बिना जीन गतिविधि को कैसे नियंत्रित करती हैं। तो एपीजेनेटिक्स में क्या होता है? एपीजेनेटिक्स में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल डीएनए अनुक्रम को बदले बिना जीन की गतिविधि कैसे करती हैं, यानी जीन कैसे संचालित होता है कोशिकाओं के डीएनए गतिविधि में परिवर्तित किए बिना। तो एपीजेनेटिक्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों ने सचिवालय भवन के सामने पटना में विधान भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया और उसके बाद 7 छात्र मारे गए। उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर बी सर चैडविक रिचर्ड,
ऑप्शन नंबर सी WG आर्चर, ऑप्शन नंबर डी MG हेल्टन। ये जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा किया गया आंदोलन था, जो विधानसभा भवन अभी है बिहार में। वहां पे कुछ छात्र जो थे भारतीय ध्वज को फहराने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्र मारे गए और कई घायल हुए थे। तो वो कौन से मजिस्ट्रेट थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी WG आर्चर। WG आर्चर था जिसने ये गोली चलाने का आदेश दिया था। तो हम दिखाते हैं उस पिक्चर को आपको। ये विधानसभा भवन के आगे में लगा हुआ पिक्चर है, जिसमें बताया गया है एक छात्र गोली खा के गिरने के बाद अगले छात्र खड़े हो जाते थे झंडा फहराने के लिए, जिसमें 7 छात्र मारे गए और कई छात्र घायल हुए थे। तो ये उसी घटना के याद में स्मारक बनाया गया है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संगाई हिरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगाई हिरण। कथन दिया है, कथन 1, यह केवल केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। कथन 2 है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में रखा गया है। कथन 3 है, यह मणिपुर में पाया जाने वाला एल्स हिरण की उपप्रजाति है। ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही हैं? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी तीनों। तो देखते हैं कथन को। तो ये संगाई हिरण जो है ये मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर का इसका बहुत ही कल्चरल इंपॉर्टेंस है इस संगाई हिरण का। ये काफी डिफरेंट प्रकार का हिरण है, अन्य हिरण से ये काफी डिफरेंट होते हैं। तो इसकी बात करें तो कथन 1 है, यह केवल केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह केवल केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पाया जाता है। तो ये पहला कथन तो सही हो गया। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में रखा गया। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 कथन है, यह मणिपुर में पाया जाने वाला एल्स हिरण की उपप्रजाति है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। यह एल्स हिरण की एक उपप्रजाति है जो मणिपुर में विशेष रूप से पाई जाती है। चलिए हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं इस हिरण को थोड़ा। तो ये है वो संगाई हिरण, जिसको पहली बार जो है वह देखिए। तो ये है संगाई हिरण। इसे फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया गया था यह 1953 में इसे देखा गया था। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में इसे मूल रूप से ये पाए जाते हैं। और ये कैसे दिखते हैं दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, ये कुछ विशेष दिखते हैं, अन्य हिरण की अपेक्षा कुछ अलग दिखते हैं। ये थोड़े हमको बकरे के तरह दिखते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका काफी इंपॉर्टेंस है, वहां पर कल्चरल इंपॉर्टेंस है। तो उस कथन को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रस्तुत किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापगत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड एलेनब्रो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या? इसके तहत क्या क्या करती थी अंग्रेजी सरकार? जिस भारतीय का बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी नहीं होता था राजा का, जिस राज्य का बायोलॉजिकल राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसके राज्य को ये हड़प लेते थे जबरदस्ती। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसे किसने चालू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को शुरू किया था। ये 1848 से 56 तक रहा था और इसको लागू करके रखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, जिसके तहत क्या करते थे, भारतीय राजा जिसके बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी नहीं होते थे, गोद वाले उत्तराधिकारी को ये नहीं मानते थे, उसके राज्य पे कब्जा कर लेते थे। तो याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक भाषा में जंग लगना क्या है? यानी जंग लगने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी क्यूप्रियस ऑक्साइड।
तो जंग लगने का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रेट फेरिक एसिड। जंग लगना क्या होता है? जैसे हम देखते हैं किसी लोहे के परत पे लाल या नारंगी कलर का एक कलर जैसा चढ़ जाता है जो कि उस लोहे को खा जाता है, तो उसे ही जंग लगना कहते हैं। ये लोहे पे जो जंग लगता है या किसी पे जंग लगता है वो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है, जो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने पे अक्सर लग जाता है। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जस्ता का लेप चढ़ा देते हैं या तरह तरह का पेंटिंग सब कर देते हैं, जिससे जंग आसानी से नहीं लगता है। ये देखिए रिएक्शन से समझिए। जैसे लोहे हैं Fe, ये ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने पे ये बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक एसिड बना देते हैं और जल, तो इस कारण से जंग लग जाता है। ये नॉर्मल लोहा है, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने पे इस पे रस्टिंग यानी जंग लग गया। तो याद रखिएगा हाइड्रेटेड फेरिक एसिड होते हैं जो जंग लगता है, उसका रासायनिक नाम है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है? तो इसमें ऑप्शन दिया है गोगाविल कटिहार, ऑप्शन बी कुम्हरार पटना, ऑप्शन सी नकटी जमुई, ऑप्शन डी पंत राजगीर। क्या प्रश्न है? फिर से पढ़ते हैं। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व। सामुदायिक रिजर्व से तात्पर्य है एक प्रकार का झील होता है जो पूरे कम्युनिटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया जो इसी का पार्ट होता है, अक्सर झील का ही पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोगाविल कटिहार। यह कटिहार में स्थित है, पहला सामुदायिक रिजर्व है। तो दिखाते हैं हम आपको। तो बिहार के कटिहार जिले में गोगाविल झील को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। यह 2 अगस्त 2019 को बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अध्यक्ष सचिव दीपक कुमार जी के द्वारा इसे घोषित किया गया, जिसमें क्या है, जल निकाय टोटल कितना एरिया है, 57 हेक्टेयर का सामुदायिक रिजर्व है और 30 हेक्टेयर का प्रोटेक्टेड रिजर्व है। तो प्रोटेक्टेड रिजर्व में क्या होता है, यहाँ कोई जा नहीं सकते हैं, मतलब कोई भी ह्यूमन को नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन कम्युनिटी रिजर्व में जा सकते हैं। तो ये जहाँ स्थित है उसके उत्तर में महानंदा है और कखर नदियाँ, और दक्षिण और पूर्व में गंगा का प्रवाह बना हुआ है, तो वहीं पे ये झील अवस्थित है। तो इसको याद रखिएगा, यह बिहार का 15वां प्रोटेक्टेड एरिया है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, काकोरी ट्रेन डकैती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काकोरी ट्रेन डकैती। ऑप्शन नंबर 1 है डकैती की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर 2 है यह वर्ष 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 है हमलावर नवस्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन कथन सही है? इन कथनों को याद रखिएगा। और कथन नंबर 1 है डकैती की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी, यह 1925 में हुआ था, और इसके हमलावर जो थे वो HRA के सदस्य थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2, 3, 4 या उपरोक्त में से सभी। तो देखते हैं। तो ये जो था काकोरी ट्रेन डकैती जो था, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र भी इसको बोलते हैं, यह वर्ष 1925 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसकी योजना जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 सही हो गया, 1, 2, 1, 2, तो ये ए और बी या डी हो सकता है। तो अगला है हमलावर नवस्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य थे, जिसके सदस्य चंद्रशेखर आजाद भी थे और वो अध्यक्ष भी रहे हैं इसका, HRA का। तो इसका ये भी कथन बहुत ही सत्य है। अगला कथन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, जो कि बिल्कुल गलत है, बल्कि लॉर्ड रीडिंग उस समय भारत के वायसराय थे।
तो ये चौथा कथन गलत है इसका। तो इसमें 3 कथन सही है। तो ये 1 2 3 देखते हैं किसमें 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में, ये काफ़ी फेमस घटना है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047-2047 का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत की गई। इसका एक जगह है शहडोल करके, वहां से, जिसका उद्देश्य है 2047 तक इसको खत्म करने का उद्देश्य है। एनीमिया को देखते हैं, एनीमिया के बारे में थोड़ा। तो यह सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जिसको खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक प्रधानमंत्री ने रखा है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल से शुरू हुआ था। तो इस कथन को याद रखिएगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 71.25%, ऑप्शन बी 50.50%, ऑप्शन सी 51.50%, ऑप्शन डी 61.80%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 51.50%। ये बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला का साक्षरता दर है। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पर वुमेन लिटरेसी रेट जो है वो 65% है, 65% से कुछ ज़्यादा है। तो बिहार की स्थिति जो है वो नेशनल लेवल से भी काफ़ी नीचे है। तो याद रखिएगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं बिहार में जो है महिला की साक्षरता दर जो है वो नेशनल लेवल से कितना पीछे है। यानी ओवरऑल नेशनल लेवल पे 65.46% है और बिहार में 51.5% है। ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ओवरऑल जो है 74.04% है, जबकि बिहार की 61.8% है। तो इस कुछ आंकड़ों को याद रखिएगा, कई बार इससे प्रश्न बन जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए साक्षरता अभियान, ऑप्शन बी धूम्रपान निषेध, ऑप्शन सी शराबबंदी, ऑप्शन डी कोविड-19 टीकाकरण से। तो क्या है ऑपरेशन प्रहार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शराबबंदी। अवैध रूप से जो शराब का वितरण हो रहा है उसको रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है ऑपरेशन प्रहार, जिसके तहत शराब पर प्रतिबंध को और अधिक मजबूती से लागू करने के लिए यह ऑपरेशन चालू किया गया है। तो कथन को याद रखिएगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया पहला ऐसा सत्याग्रह था जो तिनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। तिनकठिया प्रणाली में क्या होता था, 20 कट्ठा में यानी 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे उसका काफी बड़े भूभाग पर उसका असर पड़ता था और किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, जिस कारण गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में आरंभ किया था। इसमें जो थे जेबी कृपलानी जी थे, राजकुमार शुक्ला जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। देख सकते हैं कौन कौन से नेता थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, मजहर उल हक थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं है तो वो नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ये भूमि के 3 भाग पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पे ये चालू किया, जिसका इसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था, जिसमें नील की खेती की जाती थी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए रामानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी सतीश झा,
ऑप्शन नंबर सी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन डी बिपिन झा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सचिंद्र नाथ सान्याल। इन्होंने ही अनुशीलन समिति की एक शाखा को पटना के बीएन कॉलेज में के पास की थी। तो इसको याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। देख सकते हैं 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा इस संगठन का नेतृत्व सौंपा गया था, उनको संगठन का नेतृत्व सौंपा गया था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, याद रखिएगा इस कथन को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी है 2014। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2006। उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी और इन्होंने ही पंचायत निकायों में 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया था। अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो कुल 33% आरक्षण जो है, 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को पंचायत निकायों में दी गई है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी के शासक उस समय यादव राजा हुआ करते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राजा रतन सिंह। तो कौन होगा इसका आंसर? अलाउद्दीन खिलजी के समय, आक्रमण के समय देवगिरी का शासक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो थे उस समय देवगिरी के यादव शासक थे। तो इनको हराने के लिए, इन पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था देवगिरी। देवगिरी आज महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, तो वहीं पे गया था जब तो रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मलिक काफूर की बात करें तो इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि नुसरत खां से अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार देकर खरीदा था। तो इन्होंने ही दक्षिण का अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व वाली सेना का। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में पहली बार कब अपनाया गया था? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन का भारत दौरा, ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के रूप में कब अपनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तब उस समय वहां का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कर्जन था। तो उसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय में यह पहली बार हुआ था। वैसे तो इसके बाद कई सारे आंदोलन में, जैसे असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है बंगाल विभाजन के समय किया गया था बड़े स्तर पे। तो इस कथन को याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया था 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, दलितों, खास करके समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग का उत्थान करना। उन्होंने हरिजन शब्द उनके लिए प्रयोग किया था, जिसमें उनको शिक्षा का, मंदिर जाने का या अन्य अधिकार प्रदान किए गए थे। बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी और घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अमृतलाल ठक्कर इसके सचिव थे और इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन डी MA जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाजी शरीयतुल्लाह।
इन्होंने ही पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश में इस फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये एक प्रकार का धार्मिक राजनीतिक राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसमें इन्होंने अपने अनुयायियों को इकट्ठा करके आंदोलन किया था अंग्रेजों के विरुद्ध और जमींदारों के विरुद्ध। तो इसको याद रखिएगा, फराजी आंदोलन को, जिसे हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए तिलक और चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी गांधी और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गांधी और तिलक, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 में हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? ये सरकार में भाग लेना चाहते थे, अंग्रेजी सरकार में, जिससे अन्य कांग्रेसी दल जो थे नाराज थे, जिसके कारण ये कांग्रेस से हटके स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। इनको स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार वाला कथन से नहीं जोड़िएगा, जिसके संस्थापक तिलक थे, तिलक और एनी बेसेंट। तो ये स्वराज पार्टी है जो कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। ये कांग्रेस जो कि सरकार में भाग लेना चाहती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे और इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इसकी स्थापना की थी। तो इस कथन को याद रखिएगा। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो आज हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके फायदा उठा सकें। तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।